अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजय नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि धरने को यौम तशक्कुर में तब्दील करने का ऐलान इमरान खान की पिसपाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा है? इसको इस तरह देखता हूँ कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वालों की ज़हनी पसपाई है। नून लीग ये मोस्टली ये बात करें ना, तो ज़हनी उनकी इससे ना पसपाई का अंदाजा होता है। देखें, बात सुने, इसके नतीजे में हुआ क्या है, बॉटम लाइन क्या इस सारी स्ट्रगल की क्या थी? एहतसाब वो हो गया। पूरी दुनिया में ये खबर वायरस की तरह ताउन जैसे पुराने ज़माने में फैला करता था, फैल गई कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो तीसरी बार वज़ीर आज़म है वो करप्शन के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रायल करने जा रही है। ठीक है, तो ये पसपाइये के फतह है। क्या कहती है आपकी कॉमन सेंस? एक बात। दूसरा, ये इससे पहले कह रहे थे कि इमरान लाशों की सियासत करना चाह रहा है, और मैं जानता हूं, मुझे खुद इमरान ने ये बात बताई कि उसको सुनगुन जिसे कहना चाहिए ना, कि ये वाइब्स या व्हाटएवर सही लफ्ज़ मुझे सूझ नहीं रहा इस वक्त, कि भाई ये बंदे मारने पे तुले हुए हैं, ये बंदे मार सकते हैं। तो इमरान ने अगर इनकी बात को इन्हीं पे उल्टा दिया, उसने वक्ती वक्ता ना तो कबूल कर लिया, लेकिन उसने लाशों की सियासत बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके जहन में इनकी तारीख भी है। ये दिन दिहाड़े अगर 14 बंदे मिनहाजुल कुरान के मार सकते हैं तो वही लोग हैं ना, तो वहां भी ये 24 बंदे मार सकते थे। सो बेसिकली इसको आप जिस एंगल से भी देखें, ये तो रीजन देते हैं ना कि कम लोग हैं, वो 10 लाख का फिगर पूरा नहीं कर सके, लोग पूरे वो आए नहीं। ये मैं बात दरअसल कर चुका, फिर मुझे रिपीट करनी पड़ रही है। ओ भाई, बात सुनो, मैंने जिंदगी में सड़कों पे मट्टी की पहाड़ियां नहीं देखी। कंटेनर्स तुमने लगाए, पुलिस तुमने छोड़ी, कांस्टेबलरी तुमने छोड़ी, शेलिंग तुमने की, और तुमने को हर बात छोड़ा ही नहीं। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप नहीं पहुंच पाते चूंकि इतनी हर्डल्स, तो ये नहीं। लेकिन ये इस तरह के प्रोपेगेंडे के ये इनकी मैं दाद देता हूं। नून लीग इतनी पहुंची हुई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तो खैर नहीं, बयान ही है। और आप बात कर रहे हैं, अगर इसी बात हो रही है, इलामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया, जो मैं सोचता हूं, जो मैंने देखा भी वलीद इकबाल को, हम्माद अजहर को। हम्माद अजहर को तो ठीक है, समझ में आती है, मियां अजहर का बेटा है वो जाहिर है वो इनका मालशिया नहीं रहा, उसने हमेशा बराबरी की सतह पे इनके साथ डील किया है। हम्माद अजहर के साथ जो ज्यादती हुई वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। वलीद इकबाल को जिस तरह घसीटा गया, तशद्दुद किया गया, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि माशाल्लाह अल्लामा इकबाल की रूह अगर देख रही होगी तो अपने पोते के साथ इस बदसलूकी पे अल्लामा इकबाल क्या सोचता होगा वो आदमी, कि जिस मुल्क का मैंने तसव्वुर किया था वो मर्ज वजूद में आया, और मेरे सगे पोते को, ये पता है ना वलीद इकबाल उनका पोता है, और जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम उनका बेटा है, नासरा इकबाल, वो खुद भी जज रही हैं। तो अल्लामा इकबाल ने मेरा ख्याल है बहुत सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, अगर वो जिंदा होते हैं तो मर जाते देख के, ठीक है। लेकिन एक बात है, मुझे वलीद इकबाल ने फोन पे उसने मुझे मुख्तलिफ चीज़ें, लंबी बात थी, उसने मुझे बताई, और एक बात जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि जब एसएचओ को, एसएचओ नहीं या थानेदार कोई पता नहीं क्या, ये ना उसी के पीछे पड़ जाए बेचारा, मुझे नहीं पता, तो वो रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे पता चला कि अल्लामा इकबाल का पोता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अच्छा हुआ तू मुझे जमहूरियत और क्या जमहूरियत का फोन करके, मैंने कहा अच्छा हुआ ये मुझे बता दिया, वरना मुझे अपना बेगैरत और बेहमियत लग रहा था तुझे पिटता देख के। लेकिन इसका मतलब है अभी हमारी गैरत मरी नहीं। एक पुलिस वाले के दिल में भी कम से कम इतना जरूर था कि एक अल्लामा इकबाल के बेटे को जी, लेकिन ये अल्लामा इकबाल को बेचने वाले लोग हैं ये, ठीक
ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھ لو. چلے وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کے بعد ہم مزید موضوعات کو ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن، نواز شریف صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ پگڑیاں اچھالنے والا، گالیاں دینے والا اور جھوٹ بولنے والا آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. چور ہو سکتا ہے، جیب کترا ہو سکتا ہے، منی لانڈرنگ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن گالیاں والیاں پگڑی اچھال وہ واقعی نہیں ہو سکتا. باقی چور چکار، جیب کترا، ٹھگ کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا عمران خان کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے گالی کیسے کہتے ہیں. گالی جو دی، گالی اسے کہتے ہیں جو یہ کبھی بے نظیر کو دیا کرتے تھے. اور مصیبت یہ ہے میں کوٹ نہیں کر سکتا، اور ضرورت پڑ گئی تو میں کسی نہ کسی چینل پہ یہ کر بھی دوں گا. چلے سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی تحقیقات. اچھا ایک بات مجھے خیال ہے کہ خود یہ چونکہ ایک الزام کی زد میں ہیں. چلے میں نہیں کہتا کہ الزام نہیں ثبوت ہے، حالانکہ ثبوتوں کی قطار ہے. اینی وے ہم نہیں پڑھتے. میں ایک بات سوچتا ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سیانے لوگوں سے کہ ایک اتنے خوفناک الزام کی زد میں آئے ہوئے وزیر اعظم کو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ آرمی چیف کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. یہ بہت وائٹل فیصلہ ہے، یہ بڑا پیوٹل فیصلہ ہے کہ افواج پاکستان کا نیکسٹ چیف کون ہوگا. تو وہ ایک ایسے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. میں بدشگونی کی ٹرمز میں، اب آئینی اور قانونی طور پہ کیا ہے میں نہیں جانتا، بٹ میرا خیال ہے اس پہ غور ہونا چاہیے. سپریم کورٹ میں حسن صاحب پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمشن بنانے کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. بیرسٹر ظفر اللہ بات سنیں، یہ بیرسٹر ظفر اللہ کو تو مجھے نہیں پتا، یہ فرگوسن تک پہنچ گئے ہیں، معتبر ادارہ ہے. ان کے پینک کا، ان کے اعصاب کس بری طرح ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں اس کا اندازہ لگاؤ. دیکھو یہ بہت کچھ کریں گے. وکلاء برادری کو تقسیم کر رہے ہیں، عدالتی اختیار کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ایک پوری برادری میں انہوں نے پھوٹ ڈال دی. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے نقب نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے، میرا جو پیشہ ہے اس میں بھی ماشاءاللہ ان کے اینی وے. اچھا، پھر یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جج صاحبان کی کردار کشی تک یہ جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ دھول اڑائیں گے، کنفیوژن پھیلائیں گے. میں پرانے جملے دہرا رہا ہوں ان کے بارے میں اپنا. کیوں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو بے شمار لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چونکہ ان کے ارد گرد اتنے ٹریپس ہیں. اب وہ ایک ٹریپ تھی ایک فلم آلیور ریڈ کی، وہ خود دراصل شکاری ہوتا ہے، تو ایک بار وہ اپنے ہی ٹریپ میں آ جاتا ہے. وہ تو اتنے ہیں کہ اتنا یہ ابہام، یہ اتنا کنفیوژن کریٹ کر دیں تاکہ خلاف بھی، مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آئے تو یہ پھر باقی سروائیول کی جنگ جو ان کے بھونپو ہیں یا جو بھی ان کے چاہنے والی ہے، جنہیں عمران درباری کہتا ہے، اور وہ وٹ ایور، وہ پھر وہ جاری رکھیں جو پریکٹس وہ قوالی کر رہے ہیں. سو یہ بہت زیادہ دھول اڑائیں گے، یہ بہت کچھ کریں گے مزید. حسن صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو TORs بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ میں نے بھی پڑھا ہے جی. عجیب بات ہے، آئین کی جس شک کا انصاف نے حوالہ دیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 199 کے احکام پہ اثر انداز ہوئے بغیر عدالت عظمیٰ کو اگر وہ یہ سمجھے کہ حصہ دوم کے باب 1 کے ذریعے تفویض شدہ بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہو، مذکورہ آرٹیکل میں بیان کردہ نوعیت کا کوئی حکم صادر کرنے کا اختیار ہوگا. تو یہ عوامی مفاد نہیں ہے. جس ملک کو اگر لوٹا گیا ہے جس کے وسائل کو ٹیمپر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر عوامی مفاد والی بات ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو سابق چیف جسٹس ہیں صدیقی صاحب، انہوں نے کیا سوچ کے اس کا حوالہ دیا ہے. دوسری بات آپ مجھے بتاؤ، کیا یہ وہی صاحب نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے کوئی صدارتی عہدے کے؟ جی 2008 میں پھر سمجھ میں آتی ہے بات. نہیں پھر سمجھ میں آتی ہے بات، انڈرسٹینڈیبل. پھر وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. چلیے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے یہ پاناما لیکس کے معاملے میں، اس حوالے سے بات کریں گے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق.
मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है और सेनेट में ये बिल प्रोसेस भी हो रहा है कि पार्लियामेंट में पनामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। सुभान अल्लाह भी पार्लियामेंट का पर्दा। पहले कह रहे थे अदालत में हम भागे जा रहे हैं, फलाना है, अदालत शुरू हो गई तो ये मिल के खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी मिल के खेल रही है। ये मेरे नजदीक, मेरी एक अपनी राय है, अवाम दुश्मन रवैया है। मैं मुद्दतों से पीपल्स पार्टी को लिख रहा हूं मरहूमा मगफूरा, मेरे नजदीक इनकी तो कहानी खत्म हो चुकी है। सिंध तक, इंटीरियर सिंध तक सुकड़ गए हैं, मजीद सुकड़ते जाएंगे। ये अवाम दुश्मन रोल है। मरहूमा मगफूरा की कम से कम कब्र तो होती है अगर इन्होंने ये चालाकी, ये मिल के खेल रहे हैं। बिकॉज दे ये कहते हैं ना, आई स्क्रैच यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। ये उस तरह की सूरत हाल है। इनकी कब्र का भी नामो निशान नहीं मिलेगा अगर ये अपने रवैये पे नजरसानी नहीं करते। मामला जहां पहुंच गया है वहीं रहना चाहिए, वहीं इसका फैसला होगा। और अगर फरीकैन इस बात पे देखें जी, मेरी और फारूक साहब की, आपके प्रोड्यूसर का झगड़ा हो जाता है और हम ये फैसला कर लेते हैं, हम दोनों इन राइटिंग दे देते हैं कि जो फैसला आप करोगे हमें कबूल होगा, तो बाकी तुम हमें लगते हो भाई नहीं, तो ये चालाकी कर रहे हैं, ये मक्कारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। राइट। चलिए, रायवेंड में आलमी इज्तिमा हो रहा है। हसन साहब, उलमा कराम ने कहा है कि रब की बजाय सबब पर यकीन रखने से जिल्लत और रुसवाई का सामना हो रहा है। हमारे जो है ना उलमा कम हैं, बादशाह ज्यादा हैं। बादशाह हैं ये रूहानियत की भी तो एक दुनिया होती है ना बाकायदा। मुझे एक बात बताएं, वेस्ट सबब पे यकीन रखता है और दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। बल्कि जिस दुनिया में आज हम जिंदा हैं इसकी सूरत गरी उन्होंने की है। वरना आज से 100-150 साल पहले कौन से जहाज, कौन सी ट्रेनें, कौन से कंप्यूटर, कौन से सिनेमा, कौन सा टीवी, अब बात समझ में, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो उनको तो नहीं जिल्लत नसीब हुई। वजह पूछो। अब वजह ये है कि सबब भी रब ही पैदा करता है। बिल्कुल, सबब भी रब ही का मरहून मन्नत होता है। सो ये तो अजीब तरह का है। कम से कम मेरे जैसे जाहिल की अक्ल में तो ये बात नहीं आई। मैं तो इससे उलट में बिलीव करता हूं। सबब कहां से, खुद ही बन जाते हैं सब ना, वो भी कहते हैं ना, हाँ मुसब्बबुल अस्बाब है वो। तो ये तो पता नहीं किन साहब ने ये बात की है, लेकिन बहरहाल आलिम लोग हैं, हम तो जाहिल हैं, इनसे एक ईमेल शामिल करना चाहूंगी कि हमारा परमानेंट टॉपिक होता है। उस हवाले से अब्दुल मनान ने लिखा है कि सेल्फ कंट्रोल या खुद पर कंट्रोल करने को आप कैसे डिफाइन करेंगे? खुद को देखो, एक तो यह है कि खुद को फतह करना। एक तो है फलां पहाड़ माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। खुद को फतह करना सबसे बड़ी फतह है। बंदा रूहानी हो, मादी हो, उसका पेशा, उसका फील्ड जो भी हो, कोई वॉरियर हो बड़ा, जो लोग खुद को फतह करते हैं वही अल्टीमेट फतह तक। अच्छा, फिर यह है कि दुनिया को कहते हैं ना तब्दील करने की ख्वाहिश जिन लोगों में है, उन्हें पहले कोशिश करके देखनी चाहिए खुद को तब्दील करने की। ये भी सेल्फ उसमें कंट्रोल में। फिर कहते हैं कि जज्बात पे काबू पाना हालात पे काबू पाने की पहली शर्त है। अगर आप हालात को तब्दील करना चाह रहे हो तो फिर अपने फिर एक और बात, कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल, ये दोनों ट्विंस की तरह हैं, जुड़वा भाई हैं। कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल, फर्क क्या है? देखो, अच्छे और बुरे में एक बुनियादी फर्क होता है, और वो ये कि बुरा ख्याल अच्छे आदमी के दिमाग में भी आता है, लेकिन वो उसे झटक देता है, वो कांप उठता है, वो झटक देता है। जो बुरा है वो कर गुजरता है। यानी बुरा ख्याल अच्छे आदमी को भी आता है, लेकिन वो उसको बुरा कर गुजरता है, अच्छा झटका खा कर रुक जाता है। ठीक है, वो सेल्फ कंट्रोल वाली बात कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल और कैरेक्टर ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है, और हैवान और हैवान नातिक कहते हैं ना, बोलता हुआ जानवर हम जैसा, इसमें क्या फर्क है? सेल्फ कंट्रोल ये जानवरों में नहीं होता, वो अपनी जबिल्लतों के असीर और कैदी होते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। आखिरी बात कि मर्दों के लिए सेल्फ कंट्रोल
मुश्किल है, औरतों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। जब वो शॉपिंग कर रही हो ना तो शेल्फ कंट्रोल, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, हाँ, शेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल से भी ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक बल्कि है? इम्पॉसिबल हाँ, है। ये चैलेंज है। चले इसी नोट पर हम अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।